वेलकम डियर स्टूडेंट, एसविम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में सोशल साइंस की बात करेंगे। हमने पिछली वीडियो में सोशल साइंस के अंतर्गत हमने जो मुग़ल बादशाह थे उनके अंडर में रहने वाले जो मनसबदार हैं उनकी बात की थी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि जमींदार या मनसबदार क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि जो मनसबदार हैं वो मुग़लों की सेवा में करने वाले नौकरशाह होते थे। तो ये पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। आज अपन आगे बात करेंगे। पार्ट हमारा 6 या 4 चल रहा है, तो 4 चल रहा है मुग़ल साम्राज्य। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे। और हमारा जो टॉपिक था मनसबदार और जागीरदार, उसको आगे करेंगे अपन। मेरे हिसाब से मनसबदार क्या होता है ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और जागीरदार, जागीर किसे कहते थे मैंने बताया था कि जागीर क्या होती है। जागीर के बारे में बताया था कि दरअसल जागीर किसे कहते हैं। जो मनसबदार व्यक्ति है उनको वेतन के रूप में ज़मीन दी जाती थी। क्या दी जाती थी? ज़मीन दी जाती थी। अब वो भी जो ज़मीन है वो कोई बंजर ज़मीन नहीं है या ऐसी ज़मीन नहीं है जहाँ से मुग़ल बादशाहों को राजस्व नहीं मिलता था। वो ज़मीन दी जाती थी जहाँ से मुग़ल बादशाहों को राजस्व मिलता था। उस ज़मीन को वो क्या करते थे, मनसबदार जो है उनको वेतन के रूप में दे देते, जिसे जागीर कहते थे। क्या कहते थे? जागीर। तो जागीर के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज आपको आगे लिखना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है। दरअसल ये जो जागीर है ये जो इक्ताओं है उनके समान होती थी। हमने एकता के बारे में पढ़ा था कि जो भी ग्राम है, गांवों के समूह के रूप में जो कर वसूलने का जो काम है वो एकताओं का होता है। तो दरअसल जो जागीर है वो तकरीबन एकताओं के समान होती थी, परंतु जो मुक्ति है उनके समान नहीं थी, उनसे अलग थी। वो मुक्ति के समान जागीर पर नहीं रहते थे, वो अन्य जगह पर रहते थे, क्योंकि वो तो और किसी सेवा में काम करते थे। दरअसल जो जागीर उन मनसबदारों को दी गई है वो वहाँ नहीं रहते, उनसे केवल उनको आय मिलती थी, पैसा मिलता था, बाकी उनका कोई अधिकार नहीं होता था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और राजस्व उनके नौकर थे वो इकट्ठे करते थे, और जब बाकी वो क्या करते थे, दूसरी जगह पर रहते थे। तो ये बात आपको लिखनी है। ठीक है, तो मैं बात लिख रहा हूँ। मनसबदार को मिली तो जागीर हैं वो एकताओं के समान थी या एकता के समान थी। एकताओं के समान थी। एकता किसे कहते हैं? मैंने बताया था कि जो एकता है वो गांवों के जो समूह हैं, जो गांवों से क्या करते थे, जो राजस्व वसूलने का काम करते थे, एकताओं के समान थी। तो ये इनका जो पावर है लगभग समान है। ठीक है, लेकिन दरअसल जो जागीर हैं उन पर वो मनसबदार नहीं रहते थे। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न है, अपने जागीर पर नहीं रहते थे। मनसबदार अपनी जागीर पर नहीं रहते थे। ठीक है, जागीर से वे राजस्व लेते थे। तो जागीर
से वो क्या लेते थे, राजस्व लेते थे, और राजस्व लेने का काम करते थे नौकर। तो जो राजस्व ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो जागीर उनको मिली हुई है वेतन के रूप में, वो वहाँ से केवल वेतन लेते थे, पैसा लेता था, राजस्व लेते थे। राजस्व लेने का काम कौन करते थे, नौकर करते थे। तो मनसबदार अपनी जागीर पर नहीं रहते थे, यहाँ पर ज़रूर लिखे, जागीर से वे राजस्व लेते थे, राजस्व लेने का काम नौकर करते थे। मनसबदार अन्य जगहों पर सेवारत रहते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और समझ लेनी है। तो इसमें समझने वाली जो बात है कि मनसबदार क्या होते हैं, वो किस प्रकार जागीर से राजस्व लेने का काम करते थे, ये बात आपको समझ में आ गई। इसको लिखना है आपको। अकबर के जो शासनकाल में है वो जागीरों का आकलन सावधानीपूर्वक किया जाता था, ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ऐसा नहीं है कि उनको जो जागीर है वो ज़्यादा दे दी और मनसबदार को ज़्यादा वेतन मिले। तो अकबर के समय ये बात ध्यान रखना है कि जो मनसबदार को जागीर मिलती थी, वो जागीर उतनी मिलती थी जितने उसके वेतन के बराबर हो, लगभग उसके बराबर हो। ऐसा नहीं कि उनको जागीर ज़्यादा दी जाती थी ताकि वेतन उनका ज़्यादा हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बिगड़ गई थी, बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदारों के वेतन से बहुत कम था। मतलब औरंगजेब के समय ऐसे हुआ कि जो राजस्व मिलता था वो मनसबदारों से कम मिलता था और मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। मतलब ये हुआ कि औरंगजेब के समय आते आते जो मनसबदार है उनकी संख्या ज़्यादा होने लग गई थी और अब किसी मनसबदार को जो जागीर मिलनी है उसमें लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी आई और फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर भी कोशिश करते थे कि जितना राजस्व वसूल सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों के औरंगजेब ने परिवर्तन पर नियंत्रण नहीं रख पाए, इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आगे लिखेंगे अपन इसी के अंतर्गत। लिखना है कि अकबर के समय या अकबरकालीन प्रशासन में, लिखना अकबर के समय जागीरों का आकलन सावधानी पूर्वक किया जाता था। ताकि वेतन के लगभग बराबर जागीर दी जा सके। अपन ये पढ़ रहे हैं कि मनसबदारों को वेतन के रूप में क्या मिलती थी, जागीर मिलती थी। जो दरअसल जागीर है वो इक्ताओं के समान होती थी और मुक्तियों से अलग थी, क्योंकि मुक्ति तो अपने जागीर पर रहते थे,
जबकि जो मनसबदार हैं, वो मनसबदार जो हैं वो जागीर पर नहीं रहते थे, उनसे तो उनको राजस्व मिलता था, वेतन के रूप में पैसे मिलते थे। तो अकबर के समय जागीरों का आकलन होता था कि इस जागीर से इतने पेमेंट मिल रहा है, इतने पैसे मिलते हैं, इतना राजस्व मिल रहा है, तो उसी राजस्व के अनुपात में कि भाई इस मनसबदार को इतना वेतन मिलना चाहिए तो उसको इतनी जागीर दी जाती थी। बात समझ में आ रही ना? जैसे मान लो एक गांव है, ठीक है, मान लो 2 गांव है, ठीक है, इसमें इस गांव से राजस्व मान लो कि 1000 मिलता था। मान लो इस गांव से जो राजस्व है, जो पैसा है कर के रूप में, जो टैक्स है, वो मान लो 800 मिलता था, और इस गांव से मान लो कि 2000 मिलता था, या 1500 मान लेते हैं, ठीक है। और मान लो कि अकबर के, लिखना नहीं है, बात आपको समझनी है कि मान लो कि अकबर के समय अगर कोई मनसबदार है और उसका जो वेतन बनता है, उसको जितना पद मिला उसका जो वेतन है, मान लो 1000 का बनता है। कितना बनता है? 1000 का, ठीक है। उसका वेतन कितना बनना चाहिए? 1000 का। तो अकबर उसको 1000 रुपये के लिए जो जागीर देते थे। तो अब आप ही बताओ कि जो व्यक्ति अकबर के समय मनसबदार है और उसका जो वेतन है वो 1000 बनता है, तो अकबर ने क्या किया कि इन जो भी जागीरें थी उनका सावधानीपूर्वक आकलन किया कि किस जागीर से कितना वेतन राजस्व मिलता है, उसी हिसाब से मनसबदारों को वो जागीर दी जाती थी। तो अकबर ने अब इसके वेतन के लिए वो क्या करेंगे, इसमें से कोई एक जागीर देंगे। अब आप ही बताओ कि इस मनसबदार को कौन सी जागीर मिलनी चाहिए इसके वेतन के अनुकूल। तो इसके अंदर 1000 है कि भाई यहाँ से 1000 लगभग, मान लो 1002 1100 है, तो भी इसके लमसम बराबर है। तो इस जागीर पर जो अधिकार है इसका हो जाएगा, और अकबर क्या करता, इसको ये जागीर दे देता, ये जागीर इस मनसबदार को दे देता। यहाँ की ज़मीन उसके पास में होती, ताकि क्या होता, इसको वेतन मिल जाता इसके हिसाब से। ये नहीं देंगे, तो अकबर ने आकलन किया है कि भाई इसको इतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से मनसबदारों को जागीर मिलती थी, वेतन के अनुकूल मिलता था। ये बात ध्यान में रखनी है। लेकिन औरंगजेब के आते समय कंडीशन बिगड़ गई थी, क्योंकि औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। तो लिखना है कि औरंगजेब के समय मनसबदारों में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, इतनी वृद्धि हुई कि अब जितना औरंगजेब को राजस्व मिलना चाहिए उतना मिलता ही नहीं है, जबकि मनसबदारों को ज़्यादा राजस्व मिलने लग गया था। ठीक है, और इसके अलावा अब जो मनसबदारों हैं उनको जागीर के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, और फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर कोशिश करते थे कि जितना हो सके उतना राजस्व वसूल सके, जिससे जनसंख्या पर जनता को नुकसान हुआ। तो लिखना है जागीरों के लिए या जागीर के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। करना पड़ता था, ठीक है। और अधिकतर मनसबदार जागीर से अधिक राजस्व वसूलना चाहते थे। देखो बात को समझो,
अकबर के समय कंडीशन ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब बादशाह औरंगजेब बने उस समय तक क्या हो गया था कि मनसबदारों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी, और इतनी संख्या बढ़ गई थी कि अगर कोई व्यक्ति नया मनसबदार बना है तो उसको जागीर नहीं मिलती थी। अब उसको इंतज़ार करना पड़ता था कि मुझे कब जागीर मिलेगी। इससे पहले जो दूसरे व्यक्ति को जागीर मिली है वो क्या करता था कि उस जागीर से जो उसको मिली हुई है उसको पता है कि थोड़े समय बाद ये जागीर मेरे से ली जाएगी, तो उस जागीर से वो ज़्यादा कर वसूलता था, ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने की कोशिश करता था। अब जागीर से ज़्यादा राजस्व लेने की कोशिश करेगा तो सीधे रूप से आप समझ सकते हो कि जनता, किसान हैं, उन पर ये भारी पड़ेगा। भाई कोई मान लो मनसबदार है, उसको ये जागीर मिली हुई है, ठीक है, यहाँ उसको मान लो जागीर मिली हुई है, तो वो चाहेगा कि मैं यहाँ से क्या करूँ, अधिक से अधिक राजस्व वसूल और ज़्यादा धन पैसे लूँ। तो यहाँ के जो किसान हैं उनको ये नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, क्योंकि संख्या बढ़ गई तो जागीरों की संख्या कम हो गई, मनसबदारों की संख्या बढ़ गई, तो जिनको ये खतरा हो गया कि भाई मेरे पास से जागीर जाएगी, तो थोड़े समय तक वो क्या करेगा, उस जागीर से ज़्यादा जितना पैसा ले सके वो लेगा, कोशिश करेगा। तो इससे जनता को, किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ। ये लिखनी आपको बात समझनी है। तो अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों तक औरंगजेब इस पर परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं कर पाया, और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना कर पड़ा, उनको दुख हुआ, उनको हर प्रकार से नुकसान हुआ। तो एक बात ये भी लिख लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो लिखना भी ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। लिखना है, औरंगजेब अपने शासनकाल तक इन बदलावों में या इन परिवर्तनों को नहीं बदल सका, इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे नुकसान किसको हुआ है, जिससे किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है और समझने वाली बात है कि औरंगजेब अपने शासनकाल तक इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। परिवर्तन समझ रहे हो ना, कौन सा परिवर्तन? मनसबदारों की संख्या बढ़ने का, जागीर के विभाजन का, और जो जागीरदार हैं या जिनको जागीर मिली हुई है वो अपनी जागीर से ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलने का, इनमें कोई जो परिवर्तन हुए सारे, इसमें कोई खास वो नियंत्रण रख नहीं पाया, जिससे किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये ध्यान रखना है। तो किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ये अब आप समझ सकते हो कि किसानों को मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई अभी। तो ये बात लिखो आप अभी। अगला जो टॉपिक होगा हमारा जब्त और जमींदार, ठीक है। जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार, ठीक है। अब देखो इस टॉपिक में क्या ध्यान रखना है। ये जो टॉपिक है इसमें समझना है, एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि जो मुगलों का
जो भी धन है या जो मुग़लों की जो राजस्व है मुग़लों का, वो किन पर निर्भर था? किसानों की उपज पर निर्भर था। किसानों की उपज का मतलब ये हुआ, किसान जितना उत्पादन करेंगे मुग़लों की राजस्व व्यवस्था या राजस्व उतना बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, भी जितना कमाओगे उतना अमीर होंगे, वो बात वाली बात होगी। तो मुग़लों का जो राजस्व है किसानों की उपजों पर निर्भर था और अधिकतर स्थानों पर किसान जो हैं वो ग्रामीण कुलीनों यानी मुखिया या स्थानीय के माध्यम से राजस्व देते थे। बात समझ में आ रही ना? अधिकतर जगह पर क्या होता था, जो किसान है वो अपना जो राजस्व है वो सीधा मुग़ल बादशाह को थोड़ा देते थे। वो क्या करते हैं, अपने गांव में जो स्थानीय शासक हैं या जो मुखिया हैं या उनको देते थे। ठीक है, और अब चाहे वो स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार, मुग़ल एक ही शब्द उनको कहते थे, जमींदार। ठीक है, तो जमींदार किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपको लिखनी है, समझना है। तो लिखेंगे कि मुग़लों की आय का प्रमुख साधन किसानों की उपज पर निर्भर था। उपज पर निर्भर था। बात समझ में आ गई ना? ये बात आप लिखो। और आज के वीडियो में इतना ही। हमने मनसबदारों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब जब्त और ज़मींदार के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और इस पूरे टॉपिक को समझना है, इसको लिखना भी है और याद भी रखना है कि किस प्रकार से मुग़ल व्यवस्थाएं थी। देखो, अगर अब जो बातें आपको बताई जा रही हैं, अगर आप ये अब ध्यान नहीं रखते हो तो आने वाले समय में जो भी टॉपिक हैं आप जो आगे पढ़ेंगे या अगली क्लास में जो भी पढ़ेंगे, उन बातों को समझने में फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अब आप ये बातें अच्छी तरह से याद रखो और समझो, फिर आप आगे के टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हो। बात समझ में आ रही ना भाई? अगर आपको दीवार खड़ी करनी है तो ज़मीन से दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, नींव से। आप सीधी दीवार खड़ी नहीं कर सकते हो। बीच में अगर आपने नींव कमज़ोर रखी है तो फिर टूट जाएगी। मतलब अगर आप ऊपर क्लास तक बढ़ रहे हो और ऊपर क्लास में बढ़िया नंबर लाना चाहते हो इन क्लास के साथ साथ में, तो इन क्लास में अच्छी से तैयारी करो, तो इन क्लास में आपके बढ़िया नंबर आएंगे और आगे वाली क्लास जो भी होगी आपकी उस सब में बढ़िया नंबर आएंगे। और आपको ये समझना है, आपके अंदर समझ उत्पन्न होनी चाहिए। तो पढ़ाई करना और बाकी अपने खुद का ख्याल रखना, अपने परिवार का। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।